हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले तो अगर आपके कोई डाउट्स है क्या? पहले वो तो बाकी कल पेपर है, मैक्सिमम टाइम आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने घर पे तैयारी करी हो, कोई टॉपिक में कुछ समझना हो, कोई डाउट है क्या? ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 12th की टॉपिक कर लेना आज, ताकि कोई डाउट्स वगैरह आए तो क्लियर कर लेना। ठीक है। तो सर करेक्टेड सर। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर हम खुद से ही कर लेते हैं। करो ट्राई। चलो, जैसे अगर ऐसे डोमेन रेंज पे अगर क्वेश्चन आते हैं, फाइंड दी डोमेन ऑफ, जैसे रूट स्क्वायर रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेकेंड, करो ट्राई इनको। चलो, फिर अगर जो जो भी डाउट्स वगैरह हो वो भी निकाल के पूछ लेना। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलाएंगे, ताकि आप लोग घर पे जाके पूरी रिवाइज कर सको। ठीक है, ऑलरेडी रिवीजन करा चुका हूं मैं। ठीक है, अगर आपके फिर भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। कुछ बेसिक क्वेश्चन हो, फंडामेंटल अपन रिकैप करके वाइंड अप कर देंगे। चलो, इनके निकालो डोमेन वगैरह, ट्राई करो एक बार। तो क्या करते थे इन टाइप के डोमेन निकालते टाइम, याद आ रहा है? सर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, तो दोनों का आंसर निकालो, देखो कितना आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में आती है तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो भी होना चाहिए। कल पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आना। हमेशा जेई में भी और कहाँ पे भी पेपर हो, अगर पूरा 30 क्वेश्चन है उसमें सारे 30 टफ भी होंगे। हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन टफ हो, 10 से क्वेश्चन इजी हो, और 10 से क्वेश्चन मीडियम लेवल के हो। तो आपको सबसे पहले इजी वाले को टारगेट करना है, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट देखते से हो जाए। उन पहले इजी वाले को टारगेट करो, फिर मीडियम वाले को टारगेट करो, फिर हार्ड वाले हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव मत करना। लेकिन पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं कि शुरू के 2-4 क्वेश्चन टफ देखिए तो आपने पूरा डिमोटिवेशन करके पूरा पेपर ही छोड़ दिया। हमेशा पेपर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन टफ होंगे। पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपको स्मार्टली वर्क करना, सारे इजी क्वेश्चन को भी पिकअप करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. प्रॉपरली कल अटेम्प्ट करना पेपर। डेफिनेटली इजी क्वेश्चन होते ही हैं, पहले इजी इजी क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना अच्छे से।
पहले सारे इजी क्वेश्चन हो जाए तीनों सब्जेक्ट में, उसके बाद फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और फिर जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना। सर कल आप आओगे? नहीं नहीं, मैं तो कहीं और हूँ, अभी नहीं आ पाऊंगा कल तो ठीक है, पर लेकिन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ दिखे तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को पिकअप कर। चलो फटाफट, ये लास्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए थे, जल्दी बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? सर 2 से 6 के बीच। हाँ, तो यहाँ पे क्या करो कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? x minus 2 x minus 2। दोनों को प्लॉट कर देंगे, प्लस माइनस Yes, प्लस, sir. ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो ये आएगा ना, यस सर, यस सर। माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। सेकेंड पार्ट में सर एक तो x माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए और फिर ये पूरी लॉग वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। वेरी गुड, एक तो x माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए एंड लॉग के ये जो पूरा अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेस 1 से छोटा है, आपको बताया था जब भी बेस 1 से छोटा ये इनइक्वालिटी के उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, नेगेटिव होगा। हाँ नहीं, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये x माइनस 4 लेस देन 0.5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 आया ना? यस सर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, डेसिमल अगर नंबर बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब उधर जाता है इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन 4, तो एक जगह बोल रहा है 4 से ज्यादा, एक जगह बोल रहा है 5 से कम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन 4 से 5 के बीच में है ना। जब भी एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो अपन क्या लेते हैं? डोमेन के केस में इंटरसेक्शन, है ना? यस सर। ठीक, यस सर। ओके, तो फंक्शन में ये आपके डोमेन रेंज पर हो गया एक प्रैक्टिस। इसके अलावा बस ज्यादा और तो क्या है था इसमें, बाकी 1 1 के बेसिक वगैरह आती है आपको। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका कब था? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। उसमें आपको मैंने बताया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सारा याद है कि नहीं? कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सर डिटरमिनेंट दैट इज डेल्टा नॉन जीरो, याद आ रहा है? नॉट। यस सर। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बोलो 0 एक नॉन जीरो होना चाहिए। 0 बाकी कोई भी एक नॉन जीरो। क्लियर है? नॉन 0 होगा। यस सर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सर डेल्टा 0 होगा और बाकी सारे भी 0 ही होंगे। हाँ, वेरी गुड, तो याद रखना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, बाकी फिर अगला चैप्टर कौन सा? अच्छा, एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कर लिया? और डोमेन वगैरह रेंज वगैरह सब आइडिया है ना? किसकी डोमेन क्या होती है, किसकी रेंज क्या होती है, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? चलो बताओ एक दो, मान लो बताओ कितना आएगा? बोलो। यही भूल गई। 5/6। हाँ, कितना सर आएगा? 5/6। हाँ, सेक इनवर्स में नेगेटिव है तो क्या लिखते थे? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस 5/3। पाई माइनस थीटा पॉजिटिव एंगल। इसको कॉस में भी बदल सकते हो, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दो, है ना? सर यस 5/6। वेरी गुड, याद रखना। वैल्यू तो बेसिक फंडामेंटल आते ही होंगे। बाकी आपको बता रखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स
एक्स वगैरह प्लस इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो इनको अपन क्या अज्यूम कर लेते, थीटा अज्यूम करते थे, हाँ है ना। जी सर। यस सर। तो ये एंगल होते तो एंगल अज्यूम करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये सब बेसिक फंडामेंटल बता रखे थे। और बाकी डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज पता है। जी सर। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी इंटू सी एक से ज्यादा होते तो अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। यस सर। a की पावर n है तो भी इसको आप क्या लिखते हो, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। कांस्टेंट अगर आता तो क्या करते थे, सर बाहर निकाल दो। पावर है, बाहर कैसे बाहर निकालो आएगा, ऑर्डर लेके। a की पावर क्या बन के बाहर आएगा, n। एन। एन। हाँ ठीक। चलो ठीक है, ये सब ध्यान रखना। और इसके अलावा और क्या सिखाया था आपको मैंने, और क्या होता है आपका एडजॉइन वगैरह की प्रॉपर्टी देख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन आपको पता ही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंडीशन पता ही है आपको। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बाकी एंगल प्रॉपर्टी सब याद है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स होता है। यहाँ पे एक्स की क्या कंडीशन होती थी बताओ। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। से पाई बाय 2। हाँ याद आ रहा है, इसका ग्राफ यस भी याद सर। है? याद है। जी सर। और कैसे पॉइंट्स के लेते थे, ये 0, ये पाई, पाई ये 2 2 पाई, पाई। माइनस पाई, स्लोप में -1 +1 -1, इस तरह से चलता है, याद है। हाँ जी सर। एक क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको इस तरह का, क्लास इलस्ट्रेशन था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स cos x इक्वल टू x माइनस सपोज 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस टाइप की इक्वेशन के पूछे थे, तो कैसे करते थे, तरीका क्या सिखाया था, याद करो। बताया था दो अलग अलग टाइप की फंक्शन हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी पूछे तो क्या तरीका अपनाते हो। अरे भूल कैसे गए, सेम टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस इक्वेशन अलग थी। बोलो जल्दी से। जब अच्छा ये तो सिखाया था ना फंक्शंस में भी, कि जब भी दो अलग अलग टाइप के फंक्शन हो और उनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो क्या तरीका अपनाते हैं। ग्राफिकल तरीका नहीं करते हैं, जैसे दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा तो हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, हाँ है ना। कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फिर देख लेंगे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे अगर आपको ये पूछता कि x² + 3 और log x, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, क्या करोगे, x² + 3 का ग्राफ बनाओगे, हाँ है ना। log x का ग्राफ बनाओगे और देखो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेम यहाँ पे भी अगर पूछा भाई इसके कितने सॉल्यूशन है, तो इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ है ना। यस ये सेम क्वेश्चन कराया था क्लास में। cos ऑफ cos x का ग्राफ याद है ना। और x-2 का ग्राफ, तो y = x-2 एक स्ट्रेट लाइन होगी। x को 0 रखने पे y -2, -2 कहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे, और x को 0 रखने पे y -2 सॉरी, और y को 0 रखने पे x +2, इस तरह की कोई लाइन आएगी। यस सर। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर सॉल्यूशन कितना होगा, एक हो गया, समझ में आया। एक ही सॉल्यूशन हुआ ना, एक ही, दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक। यस सर। बाकी कल आपको क्वाड्रेटिक बता दिया था, क्वाड्रेटिक में सब चीजें याद है ना।
रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कॉमन रूट की कंडीशन, मैक्सिमम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, बोलो क्लास 11 के Yes, sir. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आता था, बताओ। माइनस बी बाई Minus b, minus b by 2 कॉमा है, minus बी बाई b by 2 है, माइनस 4 है. और अगर वन रूट कॉमन है तो क्या कैसे करते हैं सॉल्व? fx सर greater उनके than 0. उसका रेशियो इक्वल हो गई गड़बड़। टू रूट कॉमन में रेशियो इक्वल होते, वन रूट कॉमन में थोड़ी रेशियो इक्वल होते थे। ओके सर। इस मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x बताया तो था, यस सर याद आ गया। तो मान लो ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोथ रूट कॉमन में तो क्या हो जाएगा, सारे रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाँ है ना। यस सर। और वन रूट कॉमन में क्या क्या कैसे सॉल्व करते थे, क्या सिखाया था बताओ? Okay. बोलो, वन रूट कॉमन में क्या कंडीशन सिखाई थी, मतलब सॉल्व क्या करने रहता था, ये बताया था ना कि अगर वन रूट कॉमन पे आता है तो क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मान लो दोनों का कॉमन रूट क्या है, अल्फा, है ना, दोनों का कॉमन रूट क्या है, अल्फा। अब आपको अल्फा ही निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालोगे, दोनों में अल्फा सेटिस्फाई कर देंगे, है ना। यस सर। दोनों में अल्फा सेटिस्फाई कर दिया, अब अल्फा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते थे, सबको कराया था, बोला था ना अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना, कोफिशिएंट को सेम बना के। यहाँ पे a1 है तो इसको पूरे को a2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे a2 है तो इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। और दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। जी सर। यस सर। यही तो सिखाया था, कॉमन रूट में वन रूट कॉमन है तो अल्फा निकालोगे, बोथ रूट कॉमन है तो रेशियो इक्वेट कर दो, क्लियर है। यस सर। बाकी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट याद है ना, सम ऑफ द रूट क्या होता है, बोलो। माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c by a. सी बाई ए। बेसिक मैथ भी था आपके, बेसिक मैथ तैयार करा था आपने। बेसिक मैथ में आपकी वो जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट थी वहां पे एक दो क्या कहते हैं वो डाल रखे थे मैंने प्रैक्टिस के लिए, डीपीपी और मॉड्यूल वगैरह भी डाल रखी थी, तो अगर उसमें से अगर कुछ रिवाइज करना हो तो देख लेना, अदरवाइज टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो करा एटलीस्ट उसको पहले कर लेना, क्लियर है। यस सर। हाँ जी सर। और अच्छा एक चैप्टर और वो उसमें तो खैर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सेट रिलेशन फंक्शन भी था आपके सिलेबस में। यस सर है। यस सर ये है। तो सेट का बेसिक याद है आपको, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आते थे, वेन Yes, डायग्राम sir. से सॉल्व करना, ठीक है यस सर वो तो आते हैं। आते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी जैसे मान लो किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, 2 की power n. 2 की पावर n। 2 की पावर n। अरे हाँ मतलब याद है, चलो ठीक है। और सर क्या कराया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री करवा दो थोड़ी सी। ट्रिग्नोमेट्री करवा नहीं सकता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें मैं क्या करूंगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री देखो तो कॉन्फिडेंटली जाना है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री एक टूल है, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए भी एक हफ्ता चाहिए रहता है, इसलिए मैंने वन शॉट भी नहीं लिया, ठीक है। तो कभी किसी दिन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी, लेकिन अभी एकदम से मैं आधे घंटे में या 1 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा नहीं सकता, इससे अच्छा तो आप आधे 1 घंटे में जो करा है उसी को रिवाइज कर लो घर पे, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री जितना आपको बेसिक Okay, आता है sir. उसमें क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हो तो छोड़ दे। बाकी देखो आइडेंटिटीज तो याद होगी आपको कि नहीं,
Yes, sir. Yes, sir. Identity. फॉर्मूले तो आते ही होंगे, अपन इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री इतनी जगह यूज होती है, sir. तो फॉर्मूले तो आई थिंक सबको पता ही होंगे, तो बस उन्हीं का यूज करके मैनिपुलेशन करके थोड़ा ट्राई करना, भरोसा रखना खुद पे कि हाँ हो जाए। और मान लो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट वेस्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाना। कोशिश जरूर करना, पर ऐसा नहीं कि कोशिश ना करो, कोशिश करना, ऑप्शन से जाना, सोचना कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूले सारे पता ही है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी जो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना। बस इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, पेपर में टफ क्वेश्चन भी रहते हैं, इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी रहते हैं। टफ क्वेश्चन को देख के डिमोटिवेट होके पेपर मत छोड़ के, मतलब आसान क्वेश्चन को भी गलत मत करके आ जाना। हमेशा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जितने भी आपके इजी क्वेश्चन है, पहले जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करो, चाहे फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, पहले जो भी आपको दिख जाए खुद से आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इजी, ये मेरे से हो जाएगा। तो जो भी पहले इजी है, भले अगर 5 इजी क्वेश्चन क्यों ना, तो पहले उन 5 को ढंग से अटेम्प्ट कर लो ताकि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। फिर जो आपको लग रहे थोड़े मीडियम टाइप के, फिर उन पे जाओ, और फिर हार्ड वाले पे लास्ट में समय दो। अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात, लेकिन इजी वाले को पिकअप पहले कर लेना और डीमोटिवेट मत होना। और ज्यादा टफ क्वेश्चन, मतलब सॉरी, ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करके मत आना। हर बार आपके ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करने के चक्कर में नंबर कम हो जाते हैं। जितना भी अटेम्प्ट करो प्रॉपर्ली पेपर अटेम्प्ट करके आना। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. ठीक है। Yes. और आपने घर पे कुछ सॉल्व किया हो मॉड्यूल में या फिर कहीं से, अगर आपको कुछ डाउट हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अब आप रिवाइज ही करो, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है। मेन अब आपको ही नहीं रिवीजन करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। घर पे जाके तीनों सब, मतलब घर पे तो हो ही आप, मतलब तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद और क्लास होगी आपकी, यस सर, फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी डाउट्स वगैरह हो, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हो, तो वो भी पूछ लेना मैम से, जो भी दिक्कत आ रही हो। बाकी मैथ्स में और कुछ ऐसी चीज आपको समझना पढ़ना हो तो बता दो जल्दी, नहीं तो फिर मैं आज क्लास एंड कर रहा हूँ। आपको जान पूछ के एंड कर रहा हूँ ताकि आप रिवाइज करो। क्लास में मैं ऑलरेडी मैंने रिवाइज करा दिया पिछले क्लास में। बाकी वहाँ पे मटेरियल भी डाल रखा है स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे, मॉड्यूल्स वगैरह, वहां से देखना तो वहां से देख लेना फॉर्मूले। और आपको कुछ हो तो आप पूछ लो पहले। हाँ जैसे लोकेशन ऑफ रूट्स बता दीजिए सर। लोकेशन ऑफ द रूट, ठीक है। और सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी थोड़े बहुत समझ। आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप चैट बॉक्स पे लिख दो क्या दिक्कत है। हाँ सर चैट बॉक्स पे सॉरी लिख दो। सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप चैट बॉक्स पे लिख दो। हाँ बोलो। कैरेक्टरिस्टिक। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो कल का टेस्ट है क्या हम ऑनलाइन दे सकते हैं घर से, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ दे देना, ऑनलाइन दे देना। ठीक है सर। इसका जेन्युइन रीजन है वो रुक जाना, बाकी जो नहीं, जो दे सकते हैं वो जरूर जाना, एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा पेपर का। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बता रखा था, जब भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है A 2 1 3 7, ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी? A माइनस xi का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 माइनस एक्स 1 3 7 माइनस एक्स, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से मान लो x में कोई क्वाड्रेटिक आ रही, मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह की क्वाड्रेटिक आ रही, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह a रख सकते हो, तो 3a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक। अभी जनरली हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे काम आता है। मैंने आपको कहा था हायर पावर वाला क्वेश्चन जब भी आए तो क्या देखते हो? पैटर्न देखते हैं, है ना। ठीक, यस जी सर। हाँ एक क्या पूछा था? लोकेशन ऑफ द रूट। तो लोकेशन ऑफ द रूट में बस 3 ही कंडीशन बताई थी आपको, बस उन तीनों कंडीशन को ध्यान रखो। क्या कि अगर दोनों रूट k से ज्यादा है तो a इंटू एफ ऑफ के, बताओ क्या था? ग्रेटर देन 0, है ना। a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k लेस देन माइनस b बाई 2 है। ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके इंटरसेक्शन ले लोगे।
कल भी कराया था, बोथ रूट ग्रेटर देन, पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 से ज्यादा। यहाँ पे अगर किया आता है सेम कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन माइनस b बाई 2 है, और एक मान लो k दोनों रूट्स के बीच में आ जाए, तो इसकी सिंगल कंडीशन होगी a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, नेगेटिव। बस ये अकेली कंडीशन अप्लाई करना। हाँ, क्लियर हो गया? जी सर। आया? और क्या बोल रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब पीएनसी में आपको कॉन्सेप्ट को सिखा रखे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है ना, एक काम को करने के m तरीके, दूसरे काम को करने के n तरीके, इसको करने के p और इसको करने के q, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे ये। क्यों? ऐसी जगह जहाँ पे सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों हो, वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एनपीआर। जहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होता है वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एनसीआर। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर वर्ड सेम होते हैं, जैसे मान लो कोई वर्ड है ए सी सी डी ई या फिर सी सी डी ई, इसको अरेंज करने का तरीका क्या, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीट होता है उससे उतनी बार क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हाँ है ना? जी सर। यस सर। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे 1 से लेकर 100 तक का, हमें जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो वो तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, एपी का। अच्छा ठीक है। हाँ। बाकी आपको मैंने मॉड्यूल में भी कुछ फॉर्मूले बताए थे, रुको मैं मॉड्यूल एक बार दिखा देता हूँ। पीएनसी की मॉड्यूल ना बोला था ना आपको, एक बार दिखाई थी शायद। फॉर्मूले भी रिवाइज करने हो तो आपके मॉड्यूल में भी अच्छे से दिए, मैंने पहले भी कहा था आपको। एक मिनट को मैं ओपन कर देता हूँ। उसकी मॉड्यूल की जो स्टार्टिंग की थ्योरी है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज है। एक सेकंड ओपन करके फॉर्मूला आपको वो दिखा देता हूँ, जो एक बार पढ़ लेना। डिक्शनरी वाले तो 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना उसकी। उसमें फंडामेंटल नहीं लगता, कुछ भी ज्यादा है नहीं टफ। उसमें देखो ये मॉड्यूल में और दिखा देता हूँ आपको। ओके। इसने चैट बॉक्स में लिखा है, और कुछ भी हो तो बता दो। देखो अरे ये किसकी मॉड्यूल, सेट रिलेशन। ठीक है चलो, यहाँ पे भी अब ये ओपन हो गई तो ये भी देख लो। यहाँ पे देखो सेट रिलेशन फंक्शन की भी मॉड्यूल पड़ी हुई है, इसमें बेसिक फंडामेंटल सब दिया हुआ है, नल सेट वगैरह वगैरह। ठीक है हाँ, एक मिनट को इसकी मॉड्यूल ओपन करता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। आपकी मॉड्यूल जो है बहुत अच्छे से बना रखी है, उसमें आपको स्टार्टिंग में थ्योरी इलस्ट्रेशन अच्छे से दिए हुए हैं, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस लगा सकते हो। एक मिनट हाँ। आपको विजिबल है क्या? यस सर। नो सर, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो ये सर आप दिख रहे हो? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, तो बता ही दिया था मैंने आपको। सर, नंबर ऑफ वे टू अरेंज सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम होगा तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2। कॉम्बिनेशन जब यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एनसीआर। और ये वाला एग्जांपल भी कराया था। इसके बाद अरेंजमेंट। ठीक है, जितनी बार कोई अगर लेटर रिपीट होता है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ये बताया, m प्लस n को अगर 3 ग्रुप में बांटना है तो टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल है ना, याद है? यस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करा दिए थे ग्रुप वाले।
यस सर कर दो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? एटलीस्ट 1 का केस है तो 2 की पावर -1। ठीक है, एक सेकंड बच्चों में मुझे चार्जर कनेक्ट करना, तब तक एक काम करो, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लिख अपनी कॉपी में दिए होंगे। हाँ, ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो चारों, और इसके सॉल्व एग्जांपल भी फिर ट्राई करें। एक बार ये फॉर्मूले नोट डाउन करो, मैं आ रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, अब आ गई। नेटवर्क इशू है। हाँ, टीचर्स होम। हेलो, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। हाँ एक मिनट, एक मिनट, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट। सर अब विजिबल है। शो हो रही है। ये लिख लो। हाँ,
सर लेफ्ट हो गए क्या? मेरी लग रहा है क्लास खत्म हो गई। हाँ नहीं नहीं, सॉरी, अब चल लीव हो गए होंगे सर गलती से। सर है। हाँ ये आपने लिख लिया, फॉर्मूले लिख लिए थे। सर स्क्रीन विजिबल नहीं थी। एक मिनट वापस मैं शेयर कर रहा हूँ, अब दिख जाएगा। बीच में लाइट चली गई थी तो वाईफाई वापस कनेक्ट होने में टाइम लग गया। देखो अब ध्यान से, अब विजिबल है। हाँ सर अब दिख रहा है। ओके करो जी सर। फटाफट। तो देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो आपको मैं बता रहा था। पहला वाला फॉर्मूला, जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, ये क्वेश्चन कराया तो याद है। एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका n+1 होता था, याद आ रहा है? बोलो। जी सर। है ना, जैसे मान लो एन आइडेंटिकल चॉकलेट से मैंने आपको बोला 2 चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका एक, 3 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का तरीका एक, 4 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का तरीका एक। तो ऐसे अगर एन आइडेंटिकल चॉकलेट है तो एन आइडेंटिकल चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? n+1। टोटल तरीके कितने होंगे? n+1। मान लो एन आइडेंटिकल एक अलग अलग टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। एक आइडेंटिकल मान लो, जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल भी मैंने क्लास में कराया था आपको, आपकी बैच में हुआ था कि नहीं हुआ था? ये शायद नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना सेकंड वीडियो कवर कर लेना एक, उसमें करा था। जैसे मान लो 5 एप्पल है, 4 ऑरेंजेस है, 4 मैंगो, 3 ऑरेंजेस है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्या हो जाएगा? 5+1 मल्टीप्लाई बाय 4+1 मल्टीप्लाई बाय 3+1। क्लियर है? ये जो दूसरा बैच था उसमें कवर हो गया था, वो पर मैंने वीडियो आपकी इसमें अपलोड करवा दिया था वर्कशीट पे। ठीक है, तो वैसे ही जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग 1 तो वो हो जाएगा a+1 b+1 और c+1। जैसे मान लो, पहला फॉर्मूला लिख दो फिर मैं समझाता हूँ एक बार। पहले फॉर्मूला लिख लो सब लोग। Total number of ways in which a composite number n can be resolved in a factor of 2 which are relatively prime is equal to 2 to the power n-1, where n is the number of different prime factor of n। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसके कुछ एग्जांपल भी देखो यहाँ दिए हुए हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखो इनकी पावर क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1+1, 3+1 इंटू 2+1। उनके डिवाइजर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। पहले आप एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। लिख लिया क्या सबने? यस सर, ऊपर वाले लिखे। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके दूसरी तरीके से दिखाऊँ, इस पे दिखाता हूँ। देखो ये, तो ये फॉर्मूले आपके। अब इसमें देखो नंबर ऑफ डिवाइजर का क्या होता है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल चॉकलेट है। देखो आपके अभी तक क्या था, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को
सिलेक्ट करने का तरीका क्या सिखाया था? आप क्या बोलते, अगर एक को लेना था NC1, NC2, NC3, इन सबका सम करते थे, याद आ रहा है? ये तो बताया था ना कि नहीं बताया था? इसका आंसर क्या था? तो 2 की पावर n आया था, याद है? बोलो, आया ना? यस सर, यस सर। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाए, मान लो एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट पड़ी हुई है, आपको अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो कि इसमें से एक चॉकलेट सिलेक्ट करनी है, तो एक चॉकलेट, मान लो इसमें से 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी, तो आप जाओगे 2 चॉकलेट ले लोगे, तो 2 चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। बोलूंगा 3 चॉकलेट को सिलेक्ट करने का तरीका भी एक, सॉरी, एक 4 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का भी तरीका एक, 5 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का तरीका भी है। तो जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो उसमें सिलेक्ट करने, क्योंकि आप जाओगे सिलेक्ट कर लोगे, वहां पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? एक ही होगा। और हम जितने भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एनसीआर की, एप्लीकेबल कहाँ पे? जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे मान लो अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? एक एक तरीके सबके, 1 से लेके n तक, और एक 0 का भी एक तरीका, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? n+1, है ना? टोटल तरीके कितने हो जाएंगे सिलेक्ट करने के? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके हो गए n+1। उसमें अगर क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 1 हैज टू बी सिलेक्टेड, तो टोटल में से वो माइनस कर देंगे जिसमें कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब n तरीके। पहली बात तो ये, ठीक है? तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो क्या बताओगे? n+1। क्लियर है? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, अब इसी के अंदर मान लो अलग अलग टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो 5 आइडेंटिकल एप्पल, 4 आइडेंटिकल ऑरेंज और 3 आइडेंटिकल मान लो मैंगोस। अब आपको सिलेक्ट करना था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट क्या हो जाएगा? एप्पल को सिलेक्ट करने के तरीके 5+1, ऑरेंजेस को सिलेक्ट करने के तरीके टोटल 4+1, मैंगोस को 3+1, और इन सबको आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये टोटल तरीके हो गए इनको सिलेक्ट करने के। अब सेम टाइप के क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आता है। अगर मान लो कोई नंबर है n जिसका फैक्टराइजेशन इस तरह से किया गया है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मान लो, ये कोई नंबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आपको पूछता है हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पूछता है, फैक्टर्स या फिर डिवाइजर, तो कितने फैक्टर होंगे? तो वापस वही करना, जो पावर है उनमें +1 करके मल्टीप्लाई, जैसे पावर 3+1 मल्टीप्लाई बाय 5+1 मल्टीप्लाई बाय 2+1, इससे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। इससे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, किसी दिन मैं आपको क्लास में आपके इन सब का डेरिवेशन भी और करवा दूंगा। डेरिवेशन तो फिर यही है। अगर पूछते हैं इनका सम, ये जितने भी फैक्टर पूछेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर्स आए उन सारे फैक्टर का सम, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो 2 की टोटल कितनी पावर है? 3 तक है। स्टार्ट कहां से होगी? 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सारी पॉसिबल पावर 2 की लिख दी। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की सारी पॉसिबल पावर लिख दो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 तक। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की सारी पॉसिबल पावर लिख दो। इनका सम आपस में क्या हो जाएगा? इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? जितने भी फैक्टर आए उन सबका सम, जितने भी फैक्टर आए उन सबका सम। ये यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला बता, ये पहला वाला फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर a+1 b+1 c+1, जो भी a b c क्या है? पावर्स हैं इनकी, प्राइम नंबर की क्या है? पावर। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन उनकी पावर, उनका +1 करके प्रोडक्ट, ये फैक्टर आ जाएंगे। इनका सम करना है, तो जो भी पावर है 0 से लेके a तक, फिर 0 से लेके b तक, 0 से लेके c तक, आपस में सम करके प्रोडक्ट, इनसे सम आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था? सॉरी, इसके पहले, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व इन फैक्टर ऑफ 2। अगर n को 2 के फैक्टर में रिजॉल्व करे, ऐसे कितने तरीके? जैसे मान लो कोई नंबर है 36 को 2 के फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हो? 2 × 18, 9 × 4, 6 × 6, ये हमने 2 के फैक्टर में तोड़ा है। तो ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये जो भी आपने निकाला है a+1 b+1 c+1, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ये कब? लेकिन जब n परफेक्ट स्क्वायर ना हो। लेकिन अगर n परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इस पूरे में +1 करके 2 से डिवाइड करोगे। तो अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है? और ये लास्ट वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज इन विच कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इन अ फैक्टर ऑफ 2 रिलेटिवली प्राइम इक्वल टू 2 की पावर n-1। और इस पे फिर सॉल्व एग्जांपल भी आपके बुक में दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? आया समझ में? बाकी क्या ये डिटेल अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है,
या तो वीडियो वगैरह तो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन बस इतना बहुत है अभी आज के लिए। अभी ज्यादा नया कुछ पढ़ने मत जाना, जो पढ़ा हुआ है उसी को बस रिवाइज कर लेना। क्लियर है? ओके सर। ओके यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द Thank you, बेस्ट, sir. अच्छे से पेपर देना। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, Good evening, sir. गुड इवनिंग।